हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अबाउट यूपीएससी पे। और दोस्तों यहाँ पर जो है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है। और ये पूरी तरीके से टारगेटेड है आपके यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स जो कि होने वाला है 26 आपका मई को, ठीक है। और इससे पहले ये सारी मंथली मैगजीन्स की मैं क्लास कवर करता था ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। आप उसके लिंक को भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है। ऑलरेडी हमारा पहले से ही चैनल रन कर रहा है जहां पर मैं यूपीएससी के जो विजन मंथली मैगजीन्स थी पिछले 6-7 महीनों की मैंने बहुत अच्छे से कवर की, आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट भी मिला। लेकिन अब विजन आईएएस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे, चाहे वो टेस्ट पेपर हो या यूपीएससी 2024 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रीलिम्स की पीटी 365 हो, तो आप उसके लिए जो है कि हमारे इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि अबाउट यूपीएससी पे। और साथ में ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले इसकी क्लास कर ली थी राज्य व्यवस्था में हिंदी माध्यम से, और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में संविधान से संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो सारी की सारी चीजों को एक क्लास में कवर किया था बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम लोग कवर करेंगे संसद, राज्य विधानमंडल या स्थानीय सरकार की जो कार्यप्रणाली होती है, यानी फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री की बात करेंगे। और जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से कई बार प्रश्न हमेशा यूपीएससी एक ना एक प्रश्न रखता ही है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से ये जो इतने भी जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के बेस पे यूपीएससी में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कल की जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये संविधान से संबंधित जितने भी मुद्दे थे बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर किया, और कौन कौन से प्रीलिम्स में प्रश्न इस बार बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज कैसे यूपीएससी बनाता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पार्लियामेंट्री फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा ये टॉपिक है संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित जो भी प्रोविजंस है उसमें। तो पहला ही हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा में रहने वाला जो टॉपिक है जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट मींस की अविश्वास प्रस्ताव। किसके प्रति विश्वास नहीं है, बल्कि जो लोकसभा में सरकार है, वर्तमान सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, उसके प्रति जब लोकसभा के अंतर्गत जो सांसद होते हैं उनको जब विश्वास नहीं होता, सामान्यतः विपक्षी दल कि ये नीतियां सही नहीं बना रहे हैं, ये सरकार का प्रशासन अच्छे से नहीं चला रहे हैं, जनता का कल्याण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को हटाने के लिए एक प्रक्रिया दी होती है जो संसदीय नियमों में वर्णित होती है, संविधान में नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट मींस की अविश्वास प्रस्ताव। और इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मानसून सत्र जो होता है, जो सामान्यतः जुलाई अगस्त में होता है, उस समय केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कौन लेके आया होगा? जो विपक्षी दल के लोग हैं, चाहे वो संगठन के रूप में हो या एक तरीके से अलग अलग कांग्रेसी सरकार या कोई अलग सरकार लेके आई, या फिर उन्होंने अपने गठबंधन के द्वारा एक विपक्षी जो है कि सरकार के रूप में काम किया। और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो बेसिक फैक्ट आपसे यूपीएससी पूछ सकती है वो क्या पूछ सकती है? पहला प्रोविजंस पूछ सकती है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया या उसके बारे में संविधान में कोई वर्णन है या नहीं है। तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। मैं बता दूं कि ये लोकसभा नियमों में तो वर्णित है, लेकिन ये आपके संविधान में वर्णित नहीं है। दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है या केवल लोकसभा में। तो जब सरकार के ही खिलाफ ला रहा है, और सरकार मुख्य रूप से लोकसभा में बैठती है क्योंकि सामूहिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो सरकार के खिलाफ ला रहा है और सरकार लोकसभा में बैठती है, इसलिए केवल और केवल ये लोकसभा में आता है। तो चलिए और भी डिटेल से हम इसकी जानकारी को कवर कर लेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लेना, ग्लैंस एकेडमी, जहां पर आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड सारी वहां पे तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव में देखेंगे तो ये देखिए विधायी प्रस्ताव क्या है। ये एक तरीके से कोई कार्यकारी प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्यकारी, यानी कार्यपालिका के द्वारा। लेकिन यहाँ तो कार्यपालिका के खिलाफ ही उसको हटाने के लिए ही तो लाया जा रहा है। और कौन लेके आ रहा है? संसद के सदस्य, और संसद के द्वारा ही कानून बनता है, विधायिका का काम करती है, इसलिए इसको विधायी प्रस्ताव कहा जाता है। और ये केवल, यहाँ पर केवल वर्ड ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि सिटिंग इन लोकसभा, यानी कि गवर्नमेंट कहाँ बैठती है? लोकसभा में बैठती है, इसलिए केवल और केवल ये लोकसभा में ही लाया जाता है, जो विपक्ष के द्वारा सामान्यतः लाया जाता है। दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार गिर जाती है, यानी उसे तुरंत ही अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। और लोकसभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा के अंदर ही लाया जाता है और लोकसभा के सांसद ही ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का सांसद उठा और गया लोकसभा में और वहां जाकर उसने एक अविश्वास प्रस्ताव रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा का सांसद होना चाहिए, लोकसभा में पेश करेगा। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है अभी कि इसमें
टोटल कम से कम जो है कि 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, सांसदों का। अब पता चलता है कि वर्तमान सरकार को अगर हटाना है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, तो जो विपक्षी दल होंगे उनमें से कम 50 सांसद ऐसे होने चाहिए जो अविश्वास प्रस्ताव पर अपने साइन करें, उसके समर्थन में रहें कि हाँ हम भी चाहते हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, ये ढंग से काम नहीं कर रही, इसको जो है कि सत्ता से हटाना चाहिए। तो ये प्रोविजन भी 50 सांसदों का कम से कम चाहिए। और अगर हम संवैधानिक अनुच्छेद या लोकसभा के जो कार्य संचालन के नियम है, तो आर्टिकल 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और जब इसी मंत्रिपरिषद के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, इसलिए उसको लोकसभा में ही लाते हैं। और राज्य स्तर पे ये प्रक्रिया 164 के (2) इट मीन्स कि आर्टिकल नंबर 164 में राज्य विधानसभा में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहां पर होते हैं? राज्य विधानसभा के। और वहीं पे लोकसभा का एक प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम है आर्टिकल नंबर 198। मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किए गए, अर्थात ये संविधान में वर्णित नहीं है। तो यहाँ पर ये कई बार प्रश्न बन जाता है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के बारे में संविधान में कुछ कहा गया है? तो हम सिरे से नकार देना है इस स्टेटमेंट को, क्योंकि केवल और केवल संविधान में नहीं बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम नंबर 198 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये संविधान में इसका वर्णन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया नियम में होता है, राज्यसभा में भी नहीं होता है, ध्यान देना। और अविश्वास प्रस्ताव का अगर हम आधार की बात करें कि क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोई आधार बताना पड़ता है संसद में, तो हम कहेंगे नहीं, किसी भी प्रकार के आधार को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भाई लोकतांत्रिक देश में अगर हटाने की जो प्रक्रिया है, जब सरकार ही हमसे आधार पूछ रही है कि आप हमें किस आधार पर हटा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर तो हम हटा ही नहीं पाएंगे कभी, इसलिए कोई आधार देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज कि जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न दी जाए, तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भाषण नहीं दिया जाता। सदन का मतलब होता है कि लोकसभा अध्यक्ष, जब आप लोकसभा में उसको प्रस्तुत कर रहे हो, तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा जब उस पर सहमति दी जाती है कि ठीक है आप इस पे जो है कि चर्चा कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, अपना जो अगर अविश्वास प्रस्ताव है आप उसे पेश कर सकते हो, और जब तक उनके द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी तब तक ये नहीं हो सकता। तो देखिए यही सब जो लाइनें हैं ना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे प्रश्न यूपीएससी पूछती है स्टेटमेंट वाइज पूछ के। अब जैसे दोबारा नया प्रस्ताव की बात कर ले, तो क्या एक ही सेशन में 2 बार प्रस्ताव आ सकते हैं क्या या नहीं? तो ध्यान देना कि एक बार सदन द्वारा अगर उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसी सत्र में फिर दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, एक सत्र में एक अविश्वास प्रस्ताव। अगर एक सत्र में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो नो डाउट फिर तो सरकार को गिरना है, यानी सरकार बदल जाएगी, फिर चुनाव प्रक्रिया होगी, स्थगन होगा, ये सारी चीजें होंगी और इस्तीफा देना होगा। लेकिन अगर किसी सत्र में, मानसून सत्र में मान लो 1 अगस्त अविश्वास प्रस्ताव आया और वो पास नहीं हो पाया, वो विफल हो गया, ठीक है, क्योंकि सरकार ने अपनी जो है कि जितनी मौजूदगी चाहिए लोकसभा सीटों की सापेक्ष उतना उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमारे पास तो इतनी सीटें हैं, हमारे पास इतने सांसद हैं जो हमारे समर्थन में हैं, तो हम तो अपना विश्वास मत प्रस्तुत कर दिए कि हम तो भाई कॉन्फिडेंस में है, नो कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है। तो ऐसे में आप मानसून सत्र के बाद फिर दूसरा जो सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र या बजट सत्र, उसमें ही केवल अगला प्रस्तुत करोगे, एक सत्र में 2 नहीं हो सकते। अगर मैं इसके अविश्वास प्रस्ताव की जो सामान्य प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर काम करती है, तो सबसे पहले सदन में विपक्षी दलों को अगर लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो एक अपना प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा स्पीकर परीक्षण करता, ऑब्जर्वेशन करता, फिर देखता है कि अविश्वास प्रस्ताव सही है या नहीं, या केवल और केवल बस लोकसभा के कार्य को बाधित करने के लिए लिया जा रहा है। तो लोकसभा स्पीकर ही इस पे फाइनल डिसीजन लेता है, और नोटिस प्रस्तुत करने वाला सदस्य जो होता है वो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन से अनुमति मांगता है कि कौन सा व्यक्ति, जैसे कोई सांसद है वो चाहता है कि भाई मैं आपको स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं यहाँ पे, तो इसलिए हो गया। और इसके बाद अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों को बुलाया जाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में, इट मीन्स कि मिनिमम जो 50 होते हैं, और यदि कम से कम 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है, अगर वो नहीं आते हैं या 50 से कम होते हैं तो सदन में पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, और अगर पक्ष में होते हैं तो दे दी जाती है। और अध्यक्ष की अनुमति मिलने की तारीख से 10 दिनों के भीतर हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है। इट मीन्स कि ये हो गया कि अगर मान लो कि विपक्ष ने कहा आज सोमवार को कि भाई हमें जो है कि लोकसभा स्पीकर से परमिशन चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और हम इसको जो है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाना चाहते हैं, तो अगर लोकसभा स्पीकर ने क्या किया कि परमिशन दे दी, तो उसे अगले 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर देना होगा, चाहे उसी दिन कर लो चाहे अगले दिन कर लो, क्योंकि 50 सांसदों का समर्थन तो चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं।
उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार। जो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, जो लॉ मेकर्स के, जैसे सांसद सदस्य हैं तो उनके पास दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, एक सामूहिक विशेषाधिकार और एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो इनके पास कौन कौन से विशेषाधिकार है, अभी इस पे एक डिबेट हुआ है और इस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जुडिशियल रिव्यू को, यानी जो निर्णय था उसका जुडिशियल रिव्यू कर रही है। क्यों? जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था और उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए थे, तो उस निर्णय को दोबारा रिवाइज करने की बात की जा रही है। जैसे समझते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया गया, जिसने पीवी नरसिम्हा राव बाद जो 1998 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। अब ध्यान देना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस पे अपना निर्णय दिया है या किसी केस पे सुनवाई की है संवैधानिक पीठ के स्तर पे, तो हमेशा जब दोबारा पुनर्विचार होगा तो उससे बड़ी पीठ बैठेगी। इट मीन्स कि अभी कितनी थी, 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, लेकिन अब कितने न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी, 5 से अधिक, 7 सीटों की बैठेगी या फिर 9 की बैठती। और स्व निर्णय का जो रिव्यू करने का जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये आर्टिकल नंबर 137 में सुप्रीम कोर्ट को दिया था और आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट को दिया था। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर हाई कोर्ट में जो एक रिट की बात की गई है, तो रिट के साथ साथ ये भी पावर दी गई है कि हाई कोर्ट अपने निर्णय को पुनर्विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट 137 आर्टिकल के तहत अपने निर्णयों को पुनर्विचार कर सकती है। अब 1998 के बाद में जो निर्णय था उसको दोबारा पुनर्विचार किया रहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये आर्टिकल 137 का प्रयोग किया गया है। इसमें मामला क्या था कि पीवी नरसिम्हा राव वाद जो 1998 में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले 1993 से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पे सभी दलों के सांसदों को रिश्वत दे दी थी। जैसे मान लीजिए 50 सांसद जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे थे नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ, और जब उन्हें पता चला कि कौन कौन सांसद है जो मेरे खिलाफ जो है कि कल वोटिंग करेगा, तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत सारे जो दल थे उनके लोगों को जो है कि क्या किया कि पैसे दे दिए रिश्वत के रूप में कि आप लोग जो है कि कल मेरे पक्ष में समर्थन करना, मेरे विपक्ष में ना। तो इसीलिए ये जो मामला था अविश्वास प्रस्ताव का, तो इसको दोबारा पुनर्रिव्यू किया जा रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा ये चीजें। आगे देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में राज्य विधानसभा के लिए कहा जाता है कि भाषण मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण है। अब यहां पर बात आती है कि संसद ने जो नियम बना रखा है या संविधान ने जो नियम बनाया आर्टिकल 105 और 194, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई सदस्य या सांसद या विधायक राज्य के स्तर पे या सांसद के स्तर पे भाषण या मत के लिए कोई रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी जुडिशियल रिव्यू दोबारा कर रही है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है उसके बारे में। तो पहली चीज कि विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी एक तरीके से प्रतिरक्षा होती है संसदीय अंतर्गत। इसमें क्या होता है, विधायी कर्तव्यों के दौरान कुछ किए गए कृत्यों या बयानों के लिए सिविल या दंडनीय दायित्वों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप संसद में किसी गलत व्यवहार को कर रहे हो या किसी इस तरीके के अमानवीय व्यवहार को कर रहे हो जो शर्मिंदगी वाला है, या आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट अगर कुछ इस तरीके का दिया जो वर्गल भी हो सकता है या जो संसद की गरिमा के खिलाफ हो सकता है, तो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का सिविल या दंडनीय अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक उनको विशेषाधिकार दिया गया कि वो अगर डिबेट नहीं करेंगे, कुछ अगर वो बोलेंगे नहीं तो कैसे सही पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ये अलग बात है, इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं संसद के अंतर्गत तो उस पर जो है कि उनके ऊपर कोई केस या कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदस्य या सदन के संसदीय विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है तो उसको भी विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यानी कि उसको यह माना जाता है कि आप संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। फिर पॉइंट आता है कि केवल संसद को ही सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है अथवा नहीं। किसी भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं सौंपी गई। अब ये आपका एक बेसिक स्टेटमेंट है कि अगर संसदीय उल्लंघन हुआ है कि नहीं, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, ये कौन जो है कि प्रूफ करेगा। तो ये प्रूफ कर सकती है केवल और केवल संसद। ठीक है। और इसी तरीके से अगर राज्य विधानमंडल में ये माना जाए कि संसदीय विशेषाधिकार का हनन हुआ है कि नहीं हुआ है, उल्लंघन है कि नहीं है, अवमानना है कि नहीं, तो इसका भी निर्णय केवल और केवल राज्य विधानमंडल करेगा। इसमें कोई हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जा रहा है। इज इट क्लियर? आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे कुछ स्रोत हैं
जो विशेषाधिकारों को जस्टिफाई करते हैं। कौन कौन से स्रोत हैं, तो यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 105 देखोगे, जिसमें कहा गया संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों को दिया गया ये विशेषाधिकार। वहीं 194 में राज्य विधानमंडल के सदनों और सदस्यों को दिया गया सेम उसी तरीके से। 105 आर्टिकल यह भी कहता है, उसका सेकंड क्लॉज, कि सांसद सदस्य के मतलब कि जो सांसद है वो संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित की गई प्रतिवेदन, पत्र, मतपत्र, कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब मान लो संसद के द्वारा अगर कोई ऐसी प्रकाशित की जा रही है कोई प्रतिवेदन या कोई प्रपत्र या कोई लेटर पत्र जिसमें लगता है कि संसद की गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी सांसद सदस्य जिम्मेदार नहीं कहलाएगा। वहीं 194 में भी सेम प्रोविजन राज्य के लिए भी होता है और संसद में बोलने की भी स्वतंत्रता होती है। तो ये तो होगा संवैधानिक प्रोविजन। आर्टिकल नंबर 105 कहता है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के द्वारा या संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या किसी भी मत को दिए गए संबंध में कोई भी उसके खिलाफ कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हो गया कि सांसद सदस्य रोड के बाहर कुछ भी कहे, सड़क पे कुछ भी कहे, वो गलत माना जाएगा, उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो कोई सांसद सदस्य है, अब वो किसी महिला के साथ अभद्रता करता है, किसी महिला के साथ अव्यवहार कर रहा है संसद से बाहर, ठीक है, हालांकि संसद के अंदर भी वो सम्मानीय कार्य नहीं है, गरिमापूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन मैं संसद के बाहर की बात कर रहा हूँ, या वो किसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो है कि टाइटल लेकर उनका अब्यूज कर रहा है, उनको जो है कि हैरेस कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है कि उसके ऊपर दंडनीय और सिविल दोनों ही कार्रवाई हो सकती है। परंतु यही तरीके की वो एक्ट अगर संसद के अंदर कर रहा है, संसद की बाउंड्री के अंदर, तो ये माना जाता है कि उसका प्रिविलेज है, वो अगर कुछ भी बोलता है तो इसके लिए कोई केस नहीं होगा। जबकि ये प्रोविजन हो गया। और अगर हम बात करें विशेषाधिकार समिति की कि वो क्या करती है, तो यहाँ पर एक विशेषाधिकार समिति भी होती है, जिसकी अगर मैं बात करूं कि स्थायी संसदीय समिति होती है और ये संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है, क्योंकि प्रिविलेजेस तो आपके दोनों सदनों के लोगों को पता है। तो लोकसभा में इसमें जो सदस्य होते हैं 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की जो समिति होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं। ध्यान देना कि इसमें होता है कि जो समिति के सदस्य होते हैं, लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष नामित करेगा, राज्यसभा के लिए राज्यसभा का सभापति नामित करेगा, और इसका मुख्य कार्य है कि सदन या सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े प्रश्नों की जांच की जाती है इसके द्वारा। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्यों जो है कि आपका संसदीय विशेषाधिकार आपका चर्चा में आ गया है। हालांकि यह भी कहा जाता है, आर्टिकल 121 ये कहता है कि सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है। अब इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सांसद या विधायक जो भी है वो कुछ भी बोलते जाए, लेकिन किसी भी सूरत में उन्हें न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोलना होता है। चाहे वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों के आचरण पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, उससे उन्हें प्रतिबंधित करता है। अदरवाइज न्यायपालिका की गरिमा का भी जो है कि सम्मान नहीं बचेगा और ऐसे में न्यायपालिका की अवमानना उसे माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ टू कोर्ट। तो इसलिए 121 आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 121, कि सदस्य किसी भी प्रकार के सदस्य, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं देना होता। इसी में संसद के द्वारा एक कानून भी बनाए गए हैं, जैसे गिरफ्तारी पर रोक का एक कानून है। इसमें कह रहा है कि कानून निर्माता को सदन के सत्र से 40 दिन पहले और सत्र के दौरान और सत्र के स्थगन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक्ट करके आता है, क्या करके आ रहा है, कोई एक्ट करके आ रहा है, कोई क्राइम करके आ रहा है, लेकिन उसे 40 दिन पहले, अगर मान लो कोई मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो उससे 40 दिन पहले आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, और 40 जब सत्र चल रहा है तो भी नहीं गिरफ्तार कर सकते, और 40 दिन बाद भी आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। और ये विशेषाधिकार जो मामला है केवल दीवानी मामलों तक ही सीमित रहेगा, आपराधिक मामले में नहीं। अब ऐसा नहीं है कि किसी सांसद ने यह देखा कि भाई मानसून सत्र शुरू होने वाला है या शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और वो व्यक्ति किसी की हत्या कर दिया, किसी के साथ चोरी कर लिया, किसी के साथ बलात्कार करके आता है और ऐसे वो ये सोचता है कि हम संसद के अंदर इस गिरफ्तारी से बच जाएंगे, तो ये गलत है। तो ये गलत है क्यों? क्योंकि तब उसे गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उसने एक हीनियस क्राइम किया होता है, जो कि आपराधिक मामले में आता है, हीनियस क्राइम, ठीक है, जघन्य अपराध जिसे कहते हैं। लेकिन दीवानी मामला है, कोई उत्तराधिकार का मामला है, संपत्ति का मामला है, वसीयत का मामला है, कोई स्टेटमेंट का मामला है, तो ऐसे में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और अगर आप देखोगे तो राउंड ऑफ आप देखोगे कि 1 महीने लगभग संसद का सदन चलता है, सत्र, और 40 दिन स्टार्टिंग में, 40 दिन लास्ट में, तो कहीं ना कहीं 120 दिन की पूरी छूट मिल जाती है इन लोगों को। और 120 दिन के बाद 60 दिन मुश्किल से बचते हैं, जो आपका 6 महीने के बाद फिर दूसरा सेशन शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ जो है कि आप देखोगे तो ये लोग सिविल मामले में पूरी तरीके से सेफ हो जाते हैं।
और दोनों सदनों के नियम की बात करें तो प्रक्रिया के नियमों, दृष्टांतों पर आधारित जो विशेषाधिकार होते हैं, साथ ही साथ अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का भी इनके पास अधिकार होता है कि गैर सदस्यों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने की भी इनके पास शक्ति होती है। अगर इन्हें लगता है कि कोई सदस्य सांसद का सदस्य नहीं है, केवल वो जो है कि दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है या कोई और मेंबर है जो सांसद नहीं है, तो उसे ये चाहे तो पूरे समर्थन के साथ उस सदस्य को बाहर कर सकते हैं कि भाई आप हमारी क्रिया में बाधा कर रहे हो या आप हमारी जो है कि गोपनीयता को भंग कर रहे हो, तो हम आपको बाहर कर रहे हैं और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये इनके पास अधिकार होता है। और सदन की अवमानना की अगर हम बात करें, सदन की अवमानना की बात करें कि क्या पार्लियामेंट का भी होता है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, तो बिल्कुल विशेषाधिकार के उल्लंघन को ही सदन की अवमानना से अलग माना जाता है। विशेषाधिकार का उल्लंघन किसी व्यक्ति का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सदन की अवमानना का मतलब पूरी सदन का हो रहा है। और इसे किस रूप में, जैसे मान लीजिए कि कोई सदन के कामकाज में बाधा पहुंचा रहा है या फिर अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचा रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है जिससे सदन की अवमानना हो सकती है या कार्य करने में बाधा पहुंच सकती है, तो ऐसे में संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है कि सदन की अवमानना हुई है या नहीं हुई है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई न्यायपालिका नहीं निर्धारित करेगी, बल्कि संसद ही बताएगी कि हाँ इसकी अवमानना हुई है सदन की या नहीं हुई है। और सदन द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत या जेल भेजने की अवधि सदन के सत्र तक की जो है कि अवधि तक सीमित किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखोगे कि सदन को निलंबित भी किया जा सकता है और उसके सदस्यों को भी निलंबित किया जा सकता है। जैसे 90 सदस्यों को भी बाहर रखा गया था जो है कि यह कह के कि ये कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया हो। और यहाँ पे ये कुछ खास टॉपिक नहीं था, विधि निर्माता का निष्कासन, इसलिए मैंने इसको हटा दिया क्योंकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम कुछ लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो पूछने की चांसेस रहते हैं। कि जैसे नियम नंबर 373, इसमें क्या है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में प्रॉब्लम कर रहा है, व्यवस्था में बाधा ला रहा है, तो उसे तत्काल जो है कि सदन से बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाता है। और सेम प्रोविजन आपको राज्यसभा में मिलेगा, आर्टिकल मतलब नियम नंबर 255 में। और अगर हम बात करें लोकसभा 374 में, तो ये कहते हैं कि अगर अध्यक्ष जरूरी समझते हैं तो उस सदस्य का नाम लेकर अध्यक्ष के प्राधिकार की अगर उपेक्षा कर रहा है तो उसे भी बाहर करते हैं। जैसे एक होता है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है तो 373 में होगा। और अगर लोकसभा स्पीकर को ही परेशान कर रहा है, लोकसभा स्पीकर की ही प्राधिकारों की अपेक्षा कर रहा है, उनकी शक्तियों की उपेक्षा कर रहा है, तो ऐसे में जो है कि 374 का प्रयोग किया जाता है। सेम उसी तरीके से राज्यसभा में 355 और 356 का भी प्रयोग किया जाता है। फिर इसी में एक पॉइंट आता है कि संसद के किसी भी सदन की जो सदस्यों की अयोग्यता है, इससे संबंधित बात करें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इस अधिनियम की धारा 83A के अनुसार यह कहा जाता है कि विधायिका के किसी भी सदस्य को अगर 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास की सजा मिली है तो वो उस तिथि के साथ 6 वर्ष तक, अगले 6 वर्ष तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव को जो है कि चारा घोटाले में सजा दी गई 2 साल 3 साल, और जब वो सजा पूरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आगे वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अब जैसे राहुल गांधी को अभी मोदी सरनेम पर डिस्प्यूट होने पर जो है कि सूरत हाईकोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई थी कि 2 साल की, कि आपने मोदी सरनेम के माध्यम से ओबीसी समाज का जो है कि अपमान किया है। और ऐसे में सूरत हाईकोर्ट ने कहा कि आपको 2 साल की सजा रहेगी। अब 2 साल की क्यों दी जा रही है? क्योंकि 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपके ऊपर ये नियम लग जाएगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, कि अगले 6 साल भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिससे वो 2024 का भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता को दोबारा बहाल किया गया और इस निर्णय को गलत बताया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को वापस बहाल कर दिया, यानी अब वो दोबारा संसद में जाते हैं। और वहीं पे 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 102 और 191, यानी 102 का मतलब संसद के लिए और 191 का मतलब होता है आपका राज्य विधानमंडल के लिए, कुछ शर्तें हैं अयोग्यता के लिए। जैसे अगर कोई लाभ के पद पे है तो उसे अयोग्य माना जाएगा, मानसिक रूप से विकृत है या अदालत द्वारा ऐसा घोषित है तो भी माना जाएगा कि वो अयोग्य है, और अनुमोचित दिवालियापन होना चाहिए तो भी वो आपका अयोग्य माना होगा, या किसी अन्य देश की अगर उसने नागरिकता स्वयं हासिल कर ली है स्वयं से स्वेच्छा से और भारत की नागरिकता छोड़ दी है तो ऐसी स्थिति में जो है कि उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। यानी भारत का नागरिक होना चाहिए संसद का सदस्य बनने के लिए। फिर चाहे आप किसी भी देश से आए हो, आप अगर जन्म से, वंश से, खून से या फिर आप पंजीकरण से, देशीकरण से, किसी भी माध्यम से अगर आपने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो आप भारत की संसद का सदस्य बन सकते। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे प्रश्न बनेंगे इस बार यूपीएससी में, तो ध्यान देना, ये बेसिक टॉपिक है जो चर्चा में रहे हैं और करंट अफेयर्स के पॉइंट से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला टॉपिक है दल बदल रोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम लोग कहते हैं।
तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए आज ही ये सुबह वीडियो आनी थी लेकिन थोड़ा समय नहीं मिल पाया, बहुत सारी व्यस्तताएं थी, फिर प्रयागराज वाला भी केस था, तो इस वजह से ये क्लासेस जो है कि डिले हो गई और इस समय आपको मिल रही है। लेकिन कल से आपको मॉर्निंग के टाइम 10-11 बजे तक ये पूरी कोशिश करूंगा कि मिल जाए या फिर शाम में ही मिलेगी। लेकिन अगली 2 क्लासेस में जो बचा हुआ सेगमेंट है पॉलिटी का वो पूरा कवर कर दूंगा मैं, चाहे क्लास को मुझे 1.5 से 2 घंटे ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली है आपकी पीटी 365 वो होगी इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स से यूपीएससी बार बार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। तो देखिए ये था कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी 1984 में, तो उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी जी, और उनकी सरकार के समय बहुत सारे ऐसे दल थे जो इधर से उधर भाग रहे थे, या बहुत सारे सांसद थे जो इधर से उधर भाग रहे थे। इट मींस कि वो दल को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। तो उनके द्वारा ही 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसी में दल बदल का प्रावधान शामिल किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दल बदल से उत्पन्न होने वाली जो अयोग्यता होगी, कि अगर कोई सांसद अयोग्य माना जाता है किस आधार पे, कि आपने दल का परिवर्तन किया है, अर्थात दल का नियम तोड़ा है, दल के जो प्रावधान होते हैं उनके खिलाफ जाके आपने दल से बाहर होने का निर्णय लिया, तो ऐसे में जो योग इसका जो निर्धारण होगा उस प्रश्न का निर्णय जो है कि सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। ध्यान देना कि ऐसे में सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, यही निर्णय करेगा दल बदल के आधार पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। और अयोग्यता के आधार पर सदस्यता जो समाप्त होती है उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रावधान कि यदि आपने स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ दी, जैसे आप भाजपा से चुन के गए थे और आपने दल की सदस्यता छोड़ दी, या आप कांग्रेस से जो है कि निर्वाचित होकर गए और आपने दल की सदस्यता छोड़ दी संसद में जाने के बाद, तो आप अयोग्य माने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक को चीट किया। मान लीजिए कि भाजपा कैंडिडेट कहीं से खड़े होते हैं सांसद के रूप में और निर्वाचित होकर वो सांसद के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, मतलब संसद में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस समय भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सारे लोग जो है कि भाजपा को वोट दे रहे हैं, पब्लिक, कि भाई भाजपा का ये हमारे क्षेत्र से कैंडिडेट है, हम इसे जिताएंगे। बाद में पता चलता है कि आप भाजपा से अलग होकर किसी दूसरे क्षेत्रीय दल में शामिल हो गए, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, या फिर किसी में भी। तो ऐसे में आपने उन 10 लाख जनता के साथ धोखा किया जिन्होंने आपको निर्वाचित करके संसद में भेजा, तो इस आधार पर आपको अयोग्य माना जाता है कि आपने दल बदल दिया। दूसरा, अगर आपने अपनी पार्टी के विपरीत जाके, जैसे पार्टी का एक नियम होता है या निर्देश होता है जिसको हम लोग व्हिप कहते हैं, ठीक है, अगर इसके विपरीत जाके आपने मत दे दिया या अपने मतदान दिया या आपने कोई जो है कि स्टेटमेंट दिया जिससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और आप पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हो, तो भी पार्टी आपको निष्कासित कर देती है। या फिर आप मतदान से उपस्थित हो जाते हो, पता चलता है कि आपको विश्वास मत प्रस्तुत करना है या स्थगन अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, और आप जो है कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाके जो है कि वोट दे देते हो, या उस दिन आप अनुपस्थित हो जाते हो जिस समय पार्टी को जरूरत होती है आपकी, क्योंकि संकट में छोड़ के चले जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ नियम लगेगा। वहीं अगर आप निर्दलीय चुनाव जीते, मतलब किसी भी दल से आपने जो है कि टिकट नहीं ली थी, आप निर्दलीय चुनाव जीतते हो और बाद में जाके किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हो। मान लेते हैं कि आप किसी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है चुनाव में, और आप एक ऐसे कैंडिडेट हो कि आप तीनों ही दल से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हो अपनी वास्तविक छवि पे, अपनी व्यक्तिगत पहचान के आधार पे, और आप जीत भी जाते हो कि भाई आप काम बहुत अच्छा करते हो। तो जनता ने इसलिए पसंद किया क्योंकि वो बाकी 3 दलों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप संसद में गए और आपने किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गए, मंत्री पद की लालच में, पता चला भाजपा में शामिल हो गए, कांग्रेस में हो गए या तृणमूल कांग्रेस में, तो इट मींस कि आपने जनता के साथ फिर धोखा कर दिया। जनता ने आपको इसीलिए तो चुना था, इसीलिए तो आपको जिताया कि भाई हम तीनों दल से अलग एक व्यक्ति को चुन रहे हैं जो निर्दलीय है, जो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन आप मंत्री पद की लालच में आके सरकार में शामिल हो जाते हैं किसी ऐसे राजनीतिक दल में, तो यह भी अयोग्य माना जाता है। या फिर कोई मनोनीत सदस्य, ध्यान देना इस वाले स्टेटमेंट पे कई बार प्रश्न बनता है यूपीएससी का, कि अगर कोई मनोनीत सदस्य है, चाहे राज्यसभा ने 12 सदस्यों को मनोनीत किया हो या लोकसभा ने 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया हो, हालांकि अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन खत्म हो गया है, तो राज्यसभा पे ये अप्लाई हो जाएगा कि आप मनोनीत हुए और सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर आप किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हो तो अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो आपके पास मौका है कि जब आपको मनोनीत किया गया, अपॉइंट किया गया है, तो आप 6 महीने के अंदर किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा दिखाइए और राजनीतिक दल में शामिल हो जाइए। नहीं तो उसके बाद अगर आप शामिल हो गए 6 महीने के बाद,
तो आपको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। क्लियर हो गई। अब जरा कुछ कानूनों में अपवाद की बात कर लेते हैं कि दल बदल कानून के कुछ अपवाद भी तो होंगे, जैसे कि अगर दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल का नाम मैं मान लेता हूं, कोई भी आप मान लीजिए अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र का जो भी हो। अब उसके मान लो 2 सांसद, अब उसकी टोटल जो है कि संसदीय क्षेत्र की सीट कितनी है, मान लो 20 दल है, मतलब 20 सांसद मिलकर एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें से 2 दल निकले और किसी दूसरे दल में शामिल हो गए 2 सांसद, तो क्या वो 2/3 है? नहीं, तो वो हो जाएगा अयोग्य। लेकिन अगर 20 का 2/3 अगर आप देखोगे तो लगभग जो है कि 14-15 सांसद कहते हैं कि भाई हम इस राजनीतिक दल को छोड़ के हम एक नए राजनीतिक दल में शामिल होना चाहते हैं। इट मीन कि 2/3 सांसद समर्थन दे रहे हैं, तो वो अयोग्य नहीं बल्कि योग्य माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा कि हाँ आप दल बदल कर सकते हो, बशर्ते 2/3 सदस्य उसके लिए सहमत होने चाहिए। इतने बड़े दल का समर्थन मिलने का मतलब है कि आप जिस राजनीतिक दल के पहले से हो वो जो है कि दल अब खराब हो गया, आप नए दल में शामिल होना चाहते हो। या फिर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर वो व्यक्ति चुन लिया जाता है तो वो दल से इस्तीफा देता है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने दल को छोड़ देता है, ठीक है, तो अयोग्य माना जाएगा। ऐसे में आप देखोगे ओम बिरला साहब की बात करें तो राजस्थान की कोटा संसदीय क्षेत्र से जीत कर आते हैं और वो भाजपा के टिकट पर आए थे, लेकिन अब वो लोकसभा स्पीकर बन गए, इसलिए उन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है लोकसभा की, भाजपा की। तो क्या उनके ऊपर ये प्रावधान लगेगा? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो पूरे सदन का मालिक होता है, जिसमें आपका विपक्षी दल भी शामिल होता है और सत्ता दल भी शामिल होता है। जितने भी प्रकार के दल होते हैं वो सभी के लिए एक गॉड फादर के रूप में या एक भगवान के रूप में या यूं कहें कि एक आइडियल के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है। तो वो किसी एक राजनीतिक दल की भावना पर नहीं रहेगा, उससे ऊपर उठ चुका है वो, और उससे ऊपर उठ के ही वो अब काम कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो इसलिए ऐसी बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये 2 अपवाद हैं कि जिनमें आप अगर कोई काम प्रावधान करते हो तो आपको गलत नहीं माना जाएगा, अयोग्य नहीं माना जाएगा। हालांकि इससे संबंधित 2 केस आए थे 10वीं अनुसूची से कि हो तो हलोहान बनाम जा चिल्लू अन्यवाद 1992 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्पीकर का जो निर्णय होगा उसका हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर इस समय एक अर्ध न्यायिक की भूमिका में निभाता है। किसी व्यक्ति की राजनीतिक दल से अयोग्यता या योग्यता का निर्धारण जब लोकसभा स्पीकर कर रहा है या राज्यसभा का सभापति कर रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास ये निर्णय है, मतलब ये शक्ति है कि वो इसकी न्यायिक समीक्षा करे और ये देखे कि क्या स्पीकर ने किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आके तो ऐसा निर्णय नहीं दिया। क्योंकि जब वो निर्णय कर रहा है तो अर्ध न्यायिक की काम कर रहा है, अर्ध न्यायिक के तौर पे, क्योंकि निर्णय करना न्यायपालिका का काम होता है। और फिर भी आप एक विधायी संसद होके, विधायिका का सदस्य होके आप इस प्रकार का निर्णय देते हो तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के कटघरे में आओगे और न्यायिक समीक्षा की जाएगी। इसी तरीके से एक और केस है लेटेस्ट, कीसम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा अन्यवाद 2020। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था कि जो राज्य विधानसभा होती थी उसके अध्यक्ष होगा या लोकसभा स्पीकर, ये बहुत लंबे समय तक जो है कि उसे पेंडिंग में रख देते थे और ऐसे में उस सांसद की स्थिति पेंडुलम की तरह हो जाती थी, लटकी रहती थी कि मैं सदस्य हूं या नहीं हूं या नहीं हूं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 3 महीने के अंदर जो है कि अपना निर्णय देना होगा। आगे देख लेते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। और व्हिप की बात करूं, व्हिप यानी कि सचेतक जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ये संसद की भाषा में व्हिप का तात्पर्य होता है कि निर्देश का पालन करने के लिए जारी लिखित आदेश होता है जो कि दल के सदस्यों के लिए होता है। अब भाजपा का जो व्हिप होगा उसमें ये स्पष्ट कहा गया होगा कि भाजपा सरकार के साथ आपको हमेशा खड़ा रहना होगा, मतदान के समय, विश्वास प्रस्ताव के समय, उसके समर्थन में, उसके बिल के लिए। तो ये होता है व्हिप का लिखित आदेश। अगर आप इसके खिलाफ जाके काम कर रहे हो, इसके खिलाफ जाके मतदान कर रहे हो, तो आपकी राजनीतिक दल अयोग्य घोषित हो जाओगे और आपकी संसद की सदस्यता दल बदल के आधार पर निरस्त कर दी जाएगी। वहीं दल के अधिकृत सदस्य को व्हिप या सचेतक बना दिया जाता है, जैसे संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। वैसे राजनीतिक दल के किसी एक व्यक्ति को जो सांसद सदस्य होता है, संसद के अंदर बैठता है, जो जीत के आया है निर्वाचन होके, उसको व्हिप बना दिया था सचेतक। उसका यही मुख्य काम होता है कि वो सारे अपने राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों को देखता है कि कौन व्हिप के साथ काम कर रहा है या व्हिप के खिलाफ जाके काम कर रहा है। और व्हिप की अवधारणा सामान्यतः ब्रिटिश संसदीय पार्लियामेंट्री में विरासत में मिली है भारत में। नेक्स्ट आते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के अध्यादेश की पावर की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नेंस यानी गवर्नर, क्योंकि 2019 के बाद
राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों की संख्या में गिरावट आई है और 2022 में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया, ऐसा 59 साल में पहली बार हुआ है। और यही स्टेटमेंट यूपीएससी बनाएगी कि क्या 2019 से लगातार अध्यादेशों की संख्या में गिरावट आ रही है। तो आपको लगेगा नहीं, मोदी जी के द्वारा जो है कि बहुत सारे अध्यादेश लाए गए हैं उनके दबाव में राष्ट्रपति के द्वारा, तो वहां पे आप गलत कर जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि लगातार इसमें गिरावट आ रही है, और अगर अध्यादेशों की संख्या में गिरावट आ रही है तो ये सही माना जाता है, क्योंकि अध्यादेश तब लाया जाता है जब कभी कभी सरकार क्या कहते हैं, किसी भी विधेयक पर जो है कि मतदान कराने से बचना चाहती हो या उस पर चर्चा कराने से बचना चाहती हो, विपक्ष का मुद्दा जानने से बचना चाहती हो, तब वो जो है कि जल्दी जल्दी करके अध्यादेश लाती है। लेकिन अगर अध्यादेश में गिरावट आ रही है, इट मीन्स कि सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें विपक्ष का भी समर्थन लिया जा रहा है, विपक्ष से चर्चा की जा रही है, सारे प्रावधान को सुना जा रहा है, जनता के सामने उसे रखा जा रहा है, तो एक अच्छे संकेत होते हैं। और 2022 में कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ये एक लैंडमार्क ईयर हो गया। लैंडमार्क ईयर को अक्सर जो है कि स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। अब बात करते हैं बेसिक स्टेटमेंट की, स्टैटिक पोर्शन की, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है वो क्या है। तो अगर आप देखो कि केंद्र और राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं तो उसे अध्यादेश कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब संसद या राज्य विधानसभा के द्वारा कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं होता है, कोई विधेयक अनुमोदित नहीं होता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा डायरेक्टली ला दिया जाता है प्रस्ताव के तौर पर, तो उसे हम अध्यादेश कहते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है, जहां दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन का सत्र या दोनों सदन जो है कि स्थगित हो। अब जैसे कोई मानसून सत्र चल ही नहीं रहा है, कोई सदन चल ही नहीं रहा, और ऐसे में अगर राष्ट्रपति को लगता है या राज्यपाल को कि इस समय इस पर विधि बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है तत्काल प्रभाव से, तो ऐसे में वो सदन को आहूत करने की अपेक्षा क्या करते हैं, एक अध्यादेश के माध्यम से बिल बना देते हैं। और अध्यादेश जारी करने की जो प्रावधान है भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो आप देखोगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में सबसे पहले गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि ये 6 महीने तक वैध रहेगा, 6 महीने तक वैध रहेगा। तो कई बार मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, यानी वायसराय को, तो 1861 का। दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत भी इस शक्ति को बरकरार किया गया और इसमें कुछ और पॉइंट जोड़े गए। तीसरा, भारत शासन अधिनियम 1935, इन तीनों के माध्यम से ही अध्यादेश की शक्ति में लगातार वृद्धि करती गई, वायसराय की शक्ति बढ़ती गई। हालांकि जो बेसिक स्टेटमेंट आता है वो 1861 का आता है। तो ये 3 प्रोविजन है हमारे। हालांकि ये ध्यान देना कि जो भारतीय राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो आर्टिकल 123 और 213 के तहत अध्यादेश की शक्ति मिली है, वो हमारे भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, 1861 से नहीं। 1861 में तो पहली बार ये प्रावधान ही आता है भारतीयों के सामने, लेकिन 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में यह प्रावधान लिया गया। और 123 में राष्ट्रपति के लिए उपबंध किया गया, 213 में राज्यपाल के लिए उपबंध किया गया है अध्यादेश का। बात करेंगे कि अध्यादेश का नेचर क्या होता है, क्या ये बिल्कुल कानून के समक्ष माना जाता है, समकक्ष, या फिर जो है कि इसकी भी उतनी ही शक्ति और उतने ही प्रावधान होते हैं जितने एक संसद के द्वारा पारित विधेयक के होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि अगर मान लो संसद के द्वारा पूरे सारे स्टेप्स फॉलो करके, उसमें मतदान करके, निर्वाचन करके, उसकी व्याख्या करके, उस पर चर्चा विवाद करके अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो स्थायी यानी परमानेंट प्रकृति का होता है, जब तक उसमें दोबारा कोई संशोधन न किया जाए। लेकिन अध्यादेश अस्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी तभी तक रहते हैं जब तक 6 माह 6 सप्ताह, मीन्स कि जब सदन के अगले सत्र की शुरुआत होते हैं तो तब से लेकर 6 सप्ताह तक ही ये वैध होते हैं। यानी उस दौरान सदन के अंतर्गत इसे प्रस्ताव प्रस्तुत करके इसे पारित कराना आवश्यक है। अगर ये पारित नहीं हुआ तो इट मींस कि अध्यादेश वहीं फेल हो जाएगा। और 6 सप्ताह का समय रहता है इस समय। और अगर 6 माह 6 सप्ताह लिखा जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर संसद का एक आखिरी दिन का जो सत्र था वो मान लीजिए कल समाप्त हुआ और राष्ट्रपति ने आज ही जो है कि एक अध्यादेश जारी कर दिया, तो अगली जो है कि सदन का सत्र कब बैठता है, संवैधानिक प्रावधान से कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। और 6 महीने बीतने से एक दिन पहले यानी सदन का दोबारा सत्र बैठ जाता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6 महीने पूरे समय बिता दिए इन्होंने, तब सदन बैठी है और तब जाके 6 सप्ताह का और समय मिलता है उस विधेयक को, अध्यादेश को राष्ट्रपति के। तो इसलिए कहता है 6 माह 6 सप्ताह, कहीं कहीं ये 7.5 इट मीन्स कि 7.5 माह भी लिख के आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल इसे वापस भी ले सकते हैं, या दोनों सदन अगर इसे अस्वीकार कर दे तो भी ये पारित किया हुआ जो है कि मतलब अगर अस्वीकार करते हैं तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल जब चाहे तब वापस भी ले सकते हैं, या फिर सदन अगर इसे अस्वीकार करता है तो भी ये वापस कर दिया जाता है।
अस्वीकार करने वाला संकल्प विधानसभा द्वारा जो है कि पारित किया जाता है। ध्यान देना, अस्वीकार करने वाला जो संकल्प है वो विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है और विधान परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये आपका राज्य विधायिका के अंतर्गत प्रावधान होता है, संसद के अंतर्गत नहीं। संसद में तो चाहे वो राज्यसभा अस्वीकार कर दे या फिर लोकसभा अस्वीकार कर दे, किसी एक ने भी अस्वीकार कर दिया तो समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि राज्य के स्तर पर अगर होगा ऐसा तो केवल विधानसभा को वरीयता है, क्योंकि 6 ही राज्यों में तो विधान परिषद है और उनसे बस सहमति ले ली जाती है। और सामान्यतः यह उन्हीं मामलों पर जारी किया जाता है जिन पर संसद संघ सूची पर कानून बनाती है और विधानमंडल जो है राज्य सूची पर कानून बनाते हैं। तो इन्हीं 2 विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाता है। क्लियर? राज्य का जो राज्यपाल है वो निम्नलिखित मामलों में भी राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति तो किसी भी मामले पे कर सकता है, लेकिन कुछ अपवाद या कुछ बाधाएं राज्यपाल के पास होती हैं। जैसे यदि समान उपबंधों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी एक मुद्दे पर राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश जारी किया है और उसी समान मुद्दे पर राज्य विधानमंडल भी यानी राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करना चाहता है, तो इसके लिए केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव ना हो जाए, इसलिए राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेता है कि सर आपने जिस विषय पर अध्यादेश जारी किया था 3 दिन पहले 4 दिन पहले, मैं भी उसी से संबंधित अपने राज्य में एक अध्यादेश जारी करना चाहता हूं। तो क्या कानूनों का और विधियों का टकराव हो जाए, इससे बेहतर है कि मैं आपके पास भेज रहा हूं या आपसे अनुमति ले रहा हूं। दूसरा, समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रखना पड़ता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना ये अमान्य हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति सहमति नहीं दे रहा है तो इट मीन्स अस्वीकृत कर रहा तो ये अमान्य हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो ये था आपका अध्यादेश के पावर की बात करें। अब हम चलते हैं संसद का सचिवालय। अब यहां पर हम बात करेंगे कि पिछली बार ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी संसदीय सचिवालय से प्रश्न पूछा गया था और यूपीएससी ने भी 2020-21 में यूपीएससी ने संसदीय सचिवालय से संबंधित प्रश्न पूछा था। सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट, तो सबसे पहले बात करेंगे कि संसद का जो गठन हुआ है उसके 75 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 1951-52 में ही दोनों सदन गठित हो चुके थे, लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय सचिवालय दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक है। जो संसद का सचिवालय है वो लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया, परंपरा, विधायी ज्ञान का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि सारा यही प्रोसीजर देखता है। तो आगे यहां पर हम देखते हैं कि जरा संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं संसदीय सचिवालय के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो आर्टिकल नंबर 98 है, इसमें कहा जाता है कि संसद के प्रत्येक सदन का अलग अलग सचिवालय स्टाफ होगा। इट मीन्स कि जो लोकसभा की कार्यप्रणाली को संपन्न कराते हैं जो स्टाफ होते हैं, देखो सांसद जो होते हैं, ध्यान देना, सांसद, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट या राज्य मंत्री या आपके प्रधानमंत्री या विपक्ष, ये लोग कभी भी संसद के सचिवालय के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि सरकार के हिस्से हैं दोस्तों। संसदीय सचिवालय में कौन शामिल होता है? ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं, जो लोगों की वैकेंसी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि राज्य विधानसभा में वैकेंसी आई है, लोकसभा में वैकेंसी आती है, तो हम लोग जो ग्रेजुएट होकर पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, वो लोग जो सिलेक्टेड होते हैं वो लोग संसदीय सचिवालय का हिस्सा होते हैं, यानी कि प्रशासनिक लोग हिस्सा होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हिस्से होते हैं, न कि कार्यपालिका। तो ये पहला ही पॉइंट दिमाग से क्लियर कर दो कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री या आपके मंत्री परिषद, विपक्षी, सांसद, ये जितने भी लोग 543 लोग हैं या 245 राज्यसभा में, ये कोई भी संसदीय सचिवालय का हिस्सा नहीं होता है। इनके बियॉन्ड, इनसे अलग हटके जो है कि लोग संसद में बैठते हैं वो लोग संसदीय सचिवालय होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यवाही को देखते हैं। चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे सचिव के स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ग्रेजुएट होने के बाद ग्रुप डी, ग्रुप सी के माध्यम से वैकेंट हुआ उसमें, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो, प्रत्येक सदन का अलग अलग सचिवालय स्टाफ होता है और संसद द्वारा प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को रेगुलेट किया जा सकता है। इसलिए आपने अक्सर न्यूज़पेपर में सुना होगा या सरकारी रिजल्ट.com पे आपने देखा होगा या वैकेंसी जो आती है यूट्यूब पर आप सुनते हो कि भाई लोकसभा में जो है कि स्टाफ की वैकेंसी आई है। तो लोकसभा में किसकी वैकेंसी आएगी? सांसद तो आप बनोगे नहीं, वहां पे बनोगे तो वहां पे जो कार्य करने वाले जो स्टाफ हैं, पेपर वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं, तो यही लोग तो आपके कर्मचारी होते हैं लोकसभा संसदीय सचिवालय के। ठीक है, और ध्यान देना कि हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया अलग से, ठीक, और दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति दी जाती है। अगर संसद चाहे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के लिए भी एक सम्मिलित रूप से वैकेंसी निकाल सकती है। अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं है कि लोकसभा सचिवालय के लिए चाहिए या राज्यसभा के लिए, वो सीधे वैकेंसी निकाल सकती है कि संसद के सचिवालय के लिए हमें स्टाफ चाहिए। और इसी तरीके से राज्य के स्तर पे आर्टिकल 187 में कहा गया है राज्य विधानसभा के लिए, जो अनुच्छेद 98 के समान होगा। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आते हैं। ध्यान देना, पहली बात कि राज्यसभा और लोकसभा पहली बार होता है कि जो
इसके अस्तित्व में आते हैं और लोकसभा के सचिवालय को ही मुख्य रूप से संसदीय सचिवालय कहा जाता है और राज्यसभा के लिए क्या कहता है, राज्य परिषद सचिवालय। हालांकि 1954 में दोनों सचिवालयों का नाम बदल दिया गया, राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरीट। अगर आप लोग कभी नई दिल्ली गए होंगे तो आपने इंडिया गेट घूमा होगा, राष्ट्रपति भवन घूमा होगा, प्रधानमंत्री भवन के पास जो संसद भवन है वो देखा होगा, तो वहीं पर आप देखोगे एक मेट्रो स्टेशन का नाम है सचिवालय। ठीक है, सचिवालय मेट्रो स्टेशन, यानी कि सेक्रेटरीट। वहां पे लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय दोनों ही वहीं पर देखने को मिलेगा। और इनका क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अपने अपने सचिवालयों में नए पद भी सृजित कर सकते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो प्राइवेटली जो है कि कुछ नए पद सृजित कर सकते हैं। और दोनों सदनों के जो महासचिव का पद है वो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होगा। अब जैसे भारत सरकार की जो कैबिनेट होती है उसका भी एक तो सचिव होता है ना, जो IAS ऑफिसर होता है, जो पूरी की पूरी पॉलिसी बनाता है, पूरे देश की पॉलिसी बनाता है। और सामान्यतः ये माना जाता है कि जो बच्चा यंग एज में 21 या 22 ईयर में अगर वो IAS ऑफिसर बन जाता है UPSC के द्वारा, तो नो डाउट वो अपनी लाइफ की अंतिम फेज में, मतलब 50-55 साल के बाद वो कहीं ना कहीं कैबिनेट का सचिव बनता है। और सोचो उसके पास पूरे देश का जिम्मेदारी आ जाती है कि वो देश के लिए कैसी पॉलिसी बनाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे बहुत सारे नेता अनपढ़ होते हैं, बस जनता को मोबिलाइज करके अपनी वोट बैंक के माध्यम से सांसद बन जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जो है कि किताबी और देश को चलाने के लिए जो नीतिगत योग्यता चाहिए वो नहीं होती है। वो कौन तैयार करता है? कैबिनेट सचिव, उसकी पूरी टीम, पूरा स्टाफ जो PMO के अंतर्गत होता है, जिसमें पूरे एक से बढ़कर एक IAS ऑफिसर होते हैं, वो लोग जो है कि पूरे देश को चलाते हैं दोस्तों। बाकी मंत्री लोग क्या है, वो तो साइन किया और उन्होंने भाषण दे दिया। तो ध्यान देना कि जो दोनों सदनों के महासचिव होते हैं ये कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। अब जरा मैं एक आपको इन शॉर्ट बता दूं कि सचिवालय के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले कि सचिवालय की सहायता उपलब्ध कराना कामकाजों में, वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करना, जो सांसद होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनका वेतन भत्ता, और संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं, जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार की संसदीय समितियां, स्थायी समिति, तदर्थ समिति, इसमें जितने लोग भी सदस्य होते हैं तो उनको जो है कि सचिवालय की सेवा देना। पीठासीन अधिकारी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा सभापति, इनके अधिकारियों की सहायता और सलाह देना, या फिर रिसर्च और संदर्भ सामग्री भी तैयार करते हैं। वहीं डेली की जो कार्यवाही होती है उसको रिकॉर्ड के तौर पे तैयार रखते हैं, क्योंकि यही चीज आप गूगल पे डालते हो तो आपको मिल जाती है। तो ये सारा काम यही लोग देखते हैं। अब जैसे आज दिन भर की लोकसभा में क्या क्या काम किया गया, ये आपके ना तो प्रधानमंत्री जी टाइप करेंगे, ना राहुल गांधी टाइप करेंगे, ना जो है कि वहां पे विपक्षी या सत्ता पक्ष के दल के लोग टाइप करेंगे। वहां कौन टाइप करता है, ये सारी चीजें कौन पब्लिश करता है, ये सारी चीज कौन रिकॉर्ड करता है? यही होते हैं संसद के सचिवालय स्टाफ। जो संसद में जो भी कार्य प्रणाली हो रही है, कोई कानून बन रहा है, कोई भी चीज बन रही है, यही लोग जो है कि तैयार करते हैं। और यही चीजें आपको फिर PIP और PRS पे देखने को मिलती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे होता है। तो समझ में आ रहा है कि मंत्री केवल बहस करते हैं, विधेयक को लाते हैं, बिल पास करते हैं, सरकार चलाते हैं। सारा का सारा देश तो यही लोग चलाते हैं, यही तो सारे काम कर रहे हैं। अब लोकसभा सचिवालय के लिए कहा जाता है कि सेवा और शर्तों के लिए 1955 का अधिनियम प्रयोग किया जाता है और राज्यसभा में 1957 का अधिनियम प्रयोग किया जाता है। बस इतनी सी बातें याद रखना कि लोकसभा सचिवालय में अगर किसी भी सेवा शर्तें होती है स्टाफ की तो उसके लिए 1955 का नियम है और राज्यसभा में 1957 का। बस इतनी ही चीजें आपको मैंने बतानी थी, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि पंचायती राज और नगरपालिका राज यानी स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो की गई है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं कहूं ऐतिहासिक पहलू में, तो सबसे पहले हमें एंशिएंट इंडिया में चोल साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय शासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। गांवों को स्वतंत्र रखा जाता है, नीति बनाने के लिए, संसाधनों को कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए गांवों को स्वतंत्र रखा जाता है। उसके बाद हम ब्रिटिश इंडिया में देखेंगे तो आपके लॉर्ड रिपन, क्या नाम है, लॉर्ड रिपन, जो कि 1882 के आसपास जो है कि रहते हैं, और उस दौरान इन्होंने भी भारत के स्थानीय स्वशासन की बात रखी और उसी समय से शासन व्यवस्था चली। ठीक है, और अब जो है कि हम 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, जिसके 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2023 में, इसके द्वारा भारत में स्थानीय शासन की स्थापना की गई। अब मैं ध्यान देना एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसपे बहुत सारे लोग डिस्प्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। विजन IAS में ये चीज पूरी क्लियर लिखी होती है, तो ध्यान से समझ लेना। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में दोस्तों पारित हुआ है और 1993 में लागू हुआ है। कई सारे
स्टूडेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है कि सर 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है क्या वो 1992 में आया या 1993 में आया, और प्रश्न की भाषा भी ध्यान से नहीं देखते कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। अगर आपसे पूछता है कि भाई पंचायती राज से संबंधित जो 73 अमेंडमेंट है या 74 अमेंडमेंट है ये किस समय जो है कि प्रस्तुत हुआ या किस समय ये पारित हुआ, तो हम कहेंगे 1992 में। लेकिन पूछा जाता है कि इसको इन्फोर्समेंट कब किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया, तो इसको किया गया था दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को, जिस वजह से 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं और 1993 में ये लागू हुए थे प्रावधान। तो ये जो जटिल भाषा है ना, ये छोटी सी भाषा जिस पे आप लोग मिस्टेक करते हो, तो 92 और 93 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसी में भारत में इसी के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। अगर मैं 73 अमेंडमेंट की बात करूं कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस ऐड किए गए, क्या क्या जो है की चीजें, तो सबसे पहली चीज कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा बना दिया गया। तो अब यहां पर एक बात आती है कि क्या पंचायती राज संस्थाओं को पहले से स्टैब्लिश किया गया था? अगर आप आज जो है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दे रहे हो, तो इट मींस कि ये संस्था पहले से काम कर रही थी। तो बिल्कुल पहले से काम कर रही थी। आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नागौर जिले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1959 में। लेकिन तभी सरकार के दया दृष्टि पर निर्भर रहती थी, अगर पैसा मिला तो काम कर रहे, नहीं मिला तो नहीं काम कर रहे। लेकिन अब इसको जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि अब संविधान के अंतर्गत ये काम करेगा, तो इट मींस कि आपको इसका पैसा देना पड़ेगा, इसको शक्तियां देनी पड़ेंगी, इसका चुनाव कराना पड़ेगा, और तब ये गांव के लिए सशक्त माध्यम बनेगा। और इसके साथ एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक के प्रावधान किए गए। वहीं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय इसे दिए गए, इसमें शामिल किए गए। और अगर मैं 74 अमेंडमेंट 1992 की बात करूंगा, तो लोकल जो बॉडीज होती है, अर्बन लोकल बॉडी, जिसको हम लोग शहरी स्थानीय निकाय कहते हैं, इनको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। और भाग 9A जोड़ा गया आर्टिकल 243P से लेकर, क्योंकि O तक तो आपका किसमें चला गया? पंचायती राज में। फिर ओ के बाद क्या था? PQRS, ऐसे करके ZG तक गया, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसको 18 विषय दिए गए। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यूपी पीसीएस में प्रश्न पड़ता है या यूपीएससी में, कि पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण कमेटीज हैं उनको क्रम वाइज लगाना होता है। तो सबसे पहले कमेटी आती है बलवंत राय मेहता जी की 1957 में, जिनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बताए गए जो 3 आधार थे कि ग्राम स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे यानी मध्य स्तर पे, या जिसे क्षेत्रीय स्तर कह सकते हो, और जिला स्तर पे इसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। फिर अशोक मेहता समिति आती 1977-78, जो कि मोरारजी देसाई जी की जब सरकार आती जनता पार्टी की, तो उन्होंने इनको गठित किया और इन्होंने कहा कि केवल ग्राम स्तर पे करो और जिला स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर को हटा दो। फिर CH हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप आता है जो 1983 में आता है। GVK राव, ध्यान देना हनुमंत राव अलग हैं, GVK राव अलग हैं, जो 85 में लेके आते हैं। और LM सिंघवी समिति 86 में आती है, जिनकी डिमांड थी कि संवैधानिक संस्था के रूप में इसको मान्यता दी जाए, और इन्हीं की सिफारिश पर 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उसके बाद एक आती है PK थुंगन, क्या नाम है इसका? PK थुंगन कमेटी 1988। तो जरा इसको याद रख लो, ये पूरे क्रम वाइज जो है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों पूछते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्थाओं को हम मजबूत करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या कदम उठा रहे हैं सरकार द्वारा। तो पहला, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? PRIs यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं या संस्थाएं, उनको अधिक उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, उनकी क्षमता का डेवलपमेंट किया है। वहीं ई ग्राम स्वराज, जो कि एक वेब आधारित पोर्टल है, जिसपे ग्राम पंचायतों की क्या योजना है, लेखा जोखा क्या है, निगरानी क्या है, इनको रेगुलेट किया जा सकता है ऑनलाइन तरीके से। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान, यह भी तैयार किया जा रहा है कि गांव में केवल ग्राम प्रधान ही निर्णय नहीं लेगा कि क्या करना चाहिए, बल्कि सभी लोग ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले जो वरिष्ठ नागरिक होंगे या निर्वाचक नामावली में जो सम्मिलित है, वो सारे लोग निर्णय लेंगे कि हमें अपने गांव में सरोवर कहाँ खोदना चाहिए, लाइट की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना से कैसे हम ग्राम को अपने जोड़े, ये सारे काम जो है कि सबके साथ होने चाहिए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि भी डेवलप की जाएगी, जिससे जो बैकवर्ड लोग हैं उनको भी ग्रांट्स के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पे भी सरकारें इन्हें ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्टैब्लिश कर रही है। और वहीं पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भी एक अच्छे, बेहतर, आइडियल, आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करो अपने आप को। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चयन किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि
यूपी की जो है कि पिछली साल जो है कि पंचायत थी, कोई एक पंचायत थी जो टॉप पर थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसी तरीके से स्वामित्व योजना की बात करेंगे कि घरों के जो मालिक है उनको संपत्ति कार्ड जारी किया रहा है, जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स संपत्ति अधिकार अभिलेख प्रदान किया रहा है, जिसको आम भाषा में घरौनी कहा जा रहा है। यानी कि गांव के जो लोग पहले के हैं, आपको याद होगा आपके घर में भी अगर कभी पूछोगे तो आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां पे ना आपकी जमीन के पेपर होंगे, ना वहां पे आपके घर के पेपर होंगे। अगर कभी अपने पापा से पूछना, अपने दादा से पूछना, तो आपको पता चलेगा कि ना तो उनकी जमीन के पेपर है, ना उनके खेतों के पेपर है, ना उनके घर के पेपर है। क्यों? क्योंकि पहले लोग जो है कि अपना अपना जितना क्षेत्र उन्होंने बना दिया, भाई ये मेरा क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र है, इस पे मैं खेती करूंगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भवन में रहते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें कोई पेपर की आवश्यकता नहीं थी। आज आप अगर शहर में प्लॉट लेने जाते हो या शहर में कहीं जमीन लेते हो तो अपनी पूरी रजिस्ट्री रखते हो, अपने पास पूरे पेपर रखते हो कि कल को कोई हमारी जमीन पे कब्जा ना कर ले, हमारे पास कागज है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, आज भी आप देख सकते हो। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ ऐसे सामने विवाद आए कि भाई कुछ लोग जो है कि जमीनों और घर को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं, तो सरकार ने उनको स्वामित्व योजना के तहत घरौनी देने का काम शुरू किया कि जो भी जिसका घर का मालिक है उसको आज से रजिस्टर्ड करो कि ये घर इस फला व्यक्ति का है, इसके लिए एक पेपर जारी करो, और भविष्य में फिर इसी के नाम ये घर रहेगा, या जो भी उसका क्षेत्र वगैरह, खेत वगैरह जो भी है, भूमि, वो सारा उसके नाम होगा। तो ये घरौनी की योजना भी कहीं ना कहीं पंचायती राज को सशक्त कर रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इसके बाद 2 क्लास में मैं पूरी की पूरी पीटी पॉलिटी खत्म कर दूंगा, पीटी 365, जिसमें अप्रैल से लेके पूरा दिसंबर तक का करंट अफेयर्स शामिल है। फिर जनवरी की हम लोग मंथली मैगजीन जैसे ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे करते थे, वैसे ही इसको भी जो है कि करते रहेंगे लगातार, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो इसे फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर आप लोगों ने पुराने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया ग्लैंस एकेडमी को, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि मैंने कितने महीने की करंट अफेयर्स करा रखी है, उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं यहां पर कि पंचायती राज संस्थाओं की जो वित्तीय स्थिति है, अब यहां पर हम फाइनेंस स्थिति की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और जिसमें 2020-21 से लेकर 22-23, इट मींस कि एक लेमन लैंग्वेज में कहूं कि 2020 से 23 तक की पूरी एक रिपोर्ट बताई गई है कि जितनी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं उनकी वित्तीय स्थिति पे एक चर्चा की गई। तो सबसे पहला ही एक प्रश्न बनाएगा यूपीएससी, क्या बनाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर एक शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या आरबीआई के द्वारा, या फिर नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड क्यों? क्योंकि आपको लगे यार कि ग्रामीण विकास में, पंचायती राज विकास में, कृषि क्षेत्र में ये सब तो योगदान नाबार्ड देता है, और आप नाबार्ड लगा के चले आओगे। तो ध्यान देना, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी पूछती है, ठीक है। तो जहां जहां आपको प्रश्न ऐसे बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। तो आरबीआई ये रिपोर्ट जारी कर रहा है। अब बात करते हैं कि पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, पहले हम इस पर बात करेंगे। तो आर्टिकल 243H कहता है कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान किया गया है, कि राज्य विधानमंडल कानून बना के जो राज्य की संचित निधि है, आर्टिकल नंबर 266 में, क्योंकि इसी में आपकी संघ की भी संचित निधि केंद्र सरकार की, तो इसके तहत जो भी पंचायतों के लिए अनुदान का प्रावधान है वो कर सकता है, जिसमें कर हो गया, शुल्क, पथकर, फीस लगाना, एकत्र करना, आवंटित करना, ये अधिकार दे सकता है वो। और आर्टिकल नंबर 243I के अंतर्गत हर 5 वर्ष पे राज्यपाल के द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और कौन इसका गठन करेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान देना। जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत, उसी तरीके से 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा। और 283 सब क्लॉज बी भी, इसमें केंद्रीय जो वित्त आयोग का कर्तव्य यह होगा कि वो राष्ट्रपति को कुछ ऐसी सिफारिश करे जिससे राज्य की संचित निधि को बढ़ाया जा सके और वो पंचायती राज संस्थाओं का समाधान कर सके। तो ये केंद्रीय वित्त आयोग भी कर सकता है इसकी सिफारिश। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इनके पास क्या क्या वित्त के स्रोत हैं वर्तमान में। तो देखो, राजस्व के आंतरिक और स्वयं के भी स्रोत होते हैं। जैसे राजस्व के आंतरिक का मतलब हो गया कि जब राज्य सरकार जो है कि जब टैक्स का कलेक्शन करती है तो उसमें कुछ पंचायती राज को भी देती है, और साथ में पंचायती राज के भी पास अपने कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनका वो प्रयोग करके उस तरीके के कलेक्शन कर सकती है। जैसे कर राजस्व हो गया, जिसमें भूमि हो गया, कृषि भूमि के अलावा भवन दोनों पर संपत्ति कर, निजी शौचालय पर कर, लाइट, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर भी कर लगा सकती है। या गैर कर राजस्व भी, जैसे बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर लगा सकती है, अदर स्टेट से, अदर डिस्ट्रिक्ट से मंगा रहे हो, तो ये एक काम हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से धन अंतरण की बात करें, तो शर्तों के तहत दिया गया अनुदान, जैसे स्वच्छता को, शिक्षा को, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, या गैर शर्त का जो अनुदान होता है, प्रदर्शन आधारित अनुदान हो गया, कि जो भी केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश रहेगी कि जो भी
पंचायती राज संस्थाएं हैं वो जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, सही तरीके से लोकतंत्र का पालन कर रही हैं और उनकी शक्तियों का पालन हो रहा है, तो उन्हें जो है कि कुछ अतिरिक्त रिवॉर्ड दिया जाए धनराशि के रूप में, और ऐसी सिफारिश केंद्रीय वित्त आयोग कर सकता है या फिर विशेष श्रेणी का योगदान भी उन्हें देना चाहिए। वहीं अन्य स्रोत के तौर पे देखोगे कि मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गई आदि विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो अंतरित निधि होती है वो भी आपको देनी चाहिए ग्राम पंचायतों को। असल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण स्तर पे जो गांव में तैयार किए जा रहे हैं, तो उसमें ग्राम पंचायत का योगदान ज्यादा होगा। और सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो सांसद जो है कि एमपी मतलब होते हैं, वो अगर अपने गांव को डेवलप कर रहे हैं, जिस गांव को भी वो गोद लेना चाहे, तो कहीं ना कहीं वहां पे ग्राम पंचायत का रोल होगा। और मनरेगा का काम भी जो है कि प्रधान ही देखता है, तो ऐसे स्तर पे आप वहां पे रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हो। और साथ में एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं भी, अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जो अनुदान प्राप्त होता है, वो भी इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण। अब देखिए, जैसे अभी मैंने पंचायती राज के बारे में बताया, अब यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज, हालांकि इसको मैंने मंथली मैगजीन में बहुत डिटेल से कवर किया था, मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू तक के पॉइंट के हिसाब से कवर किया था, लेकिन वो सारी क्लास आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ग्लैंस एकेडमी पे मैंने पहले ही डाल रखी थी, 5-6 महीने की पढ़ाई थी, तो आप उसे देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अब जितनी भी आपकी विजन आईएएस से संबंधित जो क्लासेस हैं, वो सारा का सारा अबाउट यूपीएससी पर ही मिलेगा। कहां मिलेगा? अबाउट यूपीएससी पर। तो आप यहां पर देखोगे कि क्षमता निर्माण जो आयोग है, ठीक है, सीबीसी, और आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से इसने शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पे एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया पूरे देश भर में। और इन्होंने पूरे भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, इनके क्षमता विकास पर कुछ दृष्टिकोण दिए, और कुछ जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नियुक्त भी किया, या यूं कहें कि उनको सेलेक्ट किया कि हम पहले अपनी क्षमता निर्माण का जो ट्रिक है, या यूं कहें कि जो अप्रोच है, वो हम कुछ यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें 3 मुख्य पहल शुरू की गई इन्होंने। पहला क्या कहा कि ये जो आपका MOHUA, ये क्या है दोस्तों, कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम एक वार्षिक क्षमता प्लान तैयार करेंगे, वार्षिक क्षमता पे, यानी कि एनुअल रिपोर्ट के रूप में। और 6 यूएलबीज को, यानी कि 6 अर्बन लोकल बॉडीज को पायलट आधार पे वार्षिक तौर पे इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें आपकी अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे, ये 6 ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज है जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से शुरू करेंगे। क्लियर है ये बात। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि शहरी स्थानीय निकाय क्या होते हैं, तो अभी हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, तो इसी तरीके से यूएलबीज लघु आकार वाले स्थानीय निकाय होते हैं जो कि शहर या कस्बे को प्रशासित या प्रबंधित करते हैं। और इनके लिए संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 5 का विषय, हालांकि है तो ये राज्य सूची का ही विषय। और ये ध्यान देना कि यूएलबीज का जो प्रशासनिक ढांचा और कानून वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही नियम होगा, एक ही तरीके से काम होगा। हर राज्यों का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना नियम होता है, क्योंकि इससे संबंधित कानून और प्रावधान बनाने की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल के पास है, और हर राज्य अपने अपने अनुसार जो है कि कानून व्यवस्था बनाता है इसके लिए। लेकिन अगर हम बात करें संवैधानिक स्तर की, तो 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत इसको औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता मिल जाती है, संवैधानिक रूप में। और जिसमें 3 संरचनाएं होती हैं, जैसे पंचायती राज होता है, ग्राम स्तर, क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर। सेम इसमें भी नगर पंचायत होता है, जो कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जो परिवर्तित हो रहे होते हैं, संक्रमण जोन वाले ट्रांजिशन फेज जो होते हैं, धीरे धीरे ग्राम से कस्बे के रूप में तब्दील हो रहे हैं। और नगर पालिका परिषद होती है आपके छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, और नगर निगम होता है बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि यूपी में कितने नगर निगम है, तो टोटल 17 नगर निगम है, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात कर लेते हैं इसी की, क्योंकि चर्चा में रहा है, क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सीबीसी, तो इसका गठन 2021 में किया गया, स्वतंत्र निकाय के तौर पे इसे गठित किया गया, और ये कार्यकारी और वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, यानी कि प्रदान करता है। और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, ये इसकी संरचनात्मक टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग पेशा पे। पेशा से संबंधित बार बार यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि विजन आईएएस की जो पीटी 365 है, इससे आपका मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। अभी तो हम एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, अभी आपके पास 5 सब्जेक्ट और आएंगे, इकोनॉमिक्स आएगी, साइंस एंड टेक आएगा, एनवायरमेंट आएगा, और फिर बाद में कल्चर वगैरह के लिए भी आ जाएगी, हिस्ट्री वगैरह, जिसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो भी प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं वो सब इसमें रहते हैं इंपॉर्टेंट। अब पेशा से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पंचायती राज एक्सटेंशन कानून क्या है, तो आइए इसको भी समझते हैं।
तो अगर हम बात करेंगे पेशा की, तो पेशा क्या होता है दोस्तों, पहले तो आपको मैं ये बता दूं इन शॉर्ट। देखिए, जो 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1992 में, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, और जिसको लागू किया गया 1993 में, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता दे दी गई, यानी कि संवैधानिक अधिकार प्रदान हो गए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जो शेड्यूल्ड एरियाज में थे। किसमें थे? शेड्यूल्ड एरियाज। इट मींस की अनुसूची नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें टोटल 10 राज्य आते हैं। इसमें जो है कि जो अनुसूचित जाति होती है, जनजाति होती है, इनका विकास करने के लिए भी पंचायतों को जो है कि इन क्षेत्रों तक विस्तार करने की बात की गई थी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जो पंचायती राज संस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं गांव में बात करती थी, गांव के साथ साथ जो है कि कस्बों वगैरह में बात करते थे, फिर जिला स्तर तक पहुंचते थे वो लोग। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जो अनुसूचित जातियां थी, जनजातियां थी, इनके क्षेत्रों तक जो है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण संरचना कमजोर हो रही थी, पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो जाती थी। तो सरकार के द्वारा 1996 होगा, हाँ 1996 में जो है कि दिलीप सिंह भूरिया की कमेटी पर यह किया गया कि अब हम इसका प्रसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों तक भी बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि उनका विकास किया जा सके। और इसी को एक्सटेंड करने का मतलब यह है कि पंचायती राज एक्सटेंशन जो आप पढ़ते हो ना, पेशा, ठीक है, तो यही चीज कहा गया है और कुछ नहीं कहा गया। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा। झारखंड सरकार ने भी हाल ही में पेशा से अधिनियम जुड़े नियमों के लिए ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा है कि जितने स्तर के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के नेता हैं या जो लोग हैं या जो पब्लिक है, वो अपनी अपनी डिमांड्स बताए, अपने अपने नियम बता सके, ताकि उसको हम सार्वजनिक रूप से परामर्श ले सकें। और पेशा अधिनियम 1996 के बारे में ये बात है। हालांकि 96 में दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसकी समिति पर? दिलीप सिंह भूरिया की समिति पर। अगर हम बात करें तो भाग 9 के प्रावधानों का कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में, ध्यान देना कौन सी अनुसूची में बात कर रहा हूं, 5वीं अनुसूची में जो 10 राज्य आते हैं उन पर लागू करना है, उन तक विस्तार करना। और इसमें पेशा क्या करता है, राज्य विधानसभाओं को कुछ कानून बनाने का अधिकार देता है। वो 10 राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। अब इन 10 राज्यों जो कि किस में आते हैं दोस्तों, 5वीं अनुसूची में आते हैं, इनके जो जनजाति लोग रहते हैं या अनुसूचित जनजाति जाति रहती है, इनका सशक्तिकरण करना था। इसलिए हमने पेशा एक्ट को पेश किया, जिसमें से वर्तमान में 8 राज्यों में ये नियम लागू हो चुके हैं, केवल 2 राज्य बच रहे हैं। वो कौन से? एक तो झारखंड और एक ओडिशा। तो अभी झारखंड ने भी अपना जो है कि सार्वजनिक ड्राफ्ट जो है कि कर दिया है, ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर दिया, लोगों से परामर्श मांग रहे हैं। इट मींस कि अगर झारखंड सरकार के द्वारा इस पे अनुमति दे दी जाती है तो 9 राज्य ऐसे हो जाएंगे जो पेशा के अंतर्गत आ जाएंगे और केवल एक बचेगा ओडिशा सरकार का। तो उस पर भी दबाव बनेगा कि वो भी पेशा को लेके आए और कहीं ना कहीं पंचायती राज का विस्तार किया जाए और अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्य धारा में लाया जाए। यही मुख्य उद्देश्य होता है और इसीलिए इसको पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, संविधान के भीतर संविधान। एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत या संविधान के अंदर लघु संविधान किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को कहा जाता है लघु संविधान। लेकिन यहां पे संविधान के भीतर संविधान, इसको कहा जाता है पेशा अधिनियम को। क्लियर हो गया? अब जरा जब पेशा अधिनियम जो आएगा तो इसमें ग्राम सभा को कुछ शक्तियां दी जाती है। जैसे अगर कोई भूमि अधिग्रहण कर रहा है तो इस मामले में अनिवार्य रूप से परामर्श लेने की शक्ति दी गई ग्राम सभा को। अभी तक क्या होता है कि जहां पेशा नहीं लागू है वहां पे अगर भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो डायरेक्ट वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कि काउंसिल इनबिल्ट होती है या इंक्लूड होती है। लेकिन अगर जहां जहां पेशा लागू हो रहा है उन 10 राज्यों में, तो वहां पे ग्राम सभा को यह शक्ति होती है कि उससे परामर्श किया जाए भूमि अधिग्रहण के लिए। अदरवाइज जो है कि वो भूमि बेचने नहीं देगी, ना दूसरे को ग्रहण करने देगी, तो हस्तांतरित करने पर भी कब्जा नहीं होने देगी। तो इसलिए ग्राम सभा के पास ये शक्ति होती है। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्यरत और स्थानीय योजनाओं से संबंधित अगर संस्थाएं या कार्मिक है उन पर भी रेगुलेशन कर सकती है। लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति भी इसके पास होती है और ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है। वहीं शराब की बिक्री या खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी ऋण को नियंत्रित करने वाली शक्ति भी दे सकती है। वहीं विकास योजनाओं के कारण जो प्रभावित लोग होते हैं उनके पुनर्वास और पुनर्बहाली के लिए और गौण खनिजों के लिए लाइसेंस और खनन पट्टे पर पूर्व मंजूरी की शक्ति है। यानी अगर उस क्षेत्र में सरकार को अगर लाइसेंस या खनन पट्टे पर मंजूरी देनी है तो उससे पहले वहां पे ग्राम सभा से उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है, इसीलिए इसको कहा था संविधान
के अंतर्गत संविधान। अगर हम पेशा की विशेषताओं की बात करें 1966 की, तो देखिए परंपरागत कानून के अनुरूप ये माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनुसूचित जनजाति जो लोग होते हैं उनके परंपरागत कानूनों का सम्मान होता है, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का भी सम्मान किया जाता है, समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन और पद्धतियों के अनुरूप बनाया जाता है, कि ताकि वो अपनी इन मौलिक व्यवस्था जो प्राकृतिक व्यवस्था उससे जुड़े रहे, अपने परंपरागत कानून, सामाजिक धार्मिक प्रथा, समुदाय, इन सबसे जुड़े रहने चाहिए। वहीं ग्राम सभा की बात करें तो एक ग्राम सभा होगी और यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो ग्राम स्तर पे पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में शामिल हो सकते हैं। ग्राम सभा की भूमिका जिम्मेदारी क्या हो सकती है, तो भाई देखो, ग्राम सभा गांव के सभी विकास कार्यों में मंजूरी देगी, लाभार्थियों की पहचान करेगी और धन के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र भी जारी करेगी कि हाँ कितना जो है कि धन हो चुका है यूज। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताएगी। वहीं अगर हम बात करें कि यह ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों, विवाद निपटाने, इन सभी चीजों का संरक्षण और पर्यवेक्षण भी करेगी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आरक्षण को लेके, पेशा के अंतर्गत ध्यान देना, हम पंचायत की बात नहीं कर रहे, हम पेशा अधिनियम 1996 की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत बताया गया कि अनुसूचित जनजातियों के समुदाय की आबादी के अनुपात में 50% तक सीटों का आरक्षण होगा। कितना? 50% तक। और जो सभी स्तरों पे पंचायतों के अध्यक्ष के साथ उपबंधित होगा। तो आप देखो कि पेशा के अंतर्गत जो जनजातीय समुदाय उन्हें 60-50% तक आरक्षण मिलता है। सामान्यतः पंचायती राज में कितना मिलता है? 1/3 महिलाओं को और 1/3 ही अनुसूचित जनजाति को मिल जाता है, जाति को। लेकिन अगर वो पेशा के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी इन 10 राज्यों के अंतर्गत है, तो उन्हें 50% का आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पे 5वीं और 6ठी अनुसूची का एक छोटा सा जो है कि पॉइंट देख लेते हैं कि 5वीं अनुसूची जो कि शेड्यूल एरिया से संबंधित है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों से। 6ठी अनुसूची आपकी ट्राइबल एरिया यानी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसके लिए आर्टिकल होता है 244 का 1, जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण होते हैं, जिसमें 244(2) में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो गया। वहीं यहाँ पर जो परिषद का गठन होता है वो राज्य विधानमंडल के अधीन से होता है, जबकि यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी होती है, जो कि इसकी अपेक्षा 5वीं अनुसूची की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होती है। और यहां पर अगर हम बात करें पेशा के अंतर्गत, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि जनजातीय सलाहकार परिषद के पास केवल सलाहकारी पदाधिकार होते हैं, केवल सलाहकारी, कोई बाध्यकारी नहीं होते, सलाहकारी ही केवल होते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब हम एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को देखेंगे और इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जो संसद से संबंधित है, जैसे राज्यसभा के उपसभापतियों का पैनल बनाया गया है। होता क्या है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगर मान लीजिए वो छुट्टी पे या किसी वजह से किसी देश के दौरे पे हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति का जो कार्यभार है, यानी राज्यसभा का जो सभापति का कार्यभार है, वो उपसभापति सौंप चलाएगा। और अगर उपसभापति भी छुट्टी पर हो गया, तो ऐसे में एक उपसभापतियों का पैनल बना दिया जाता है पहले से, कि अगर हम दोनों यानी सभापति उपसभापति दोनों छुट्टी पर हैं, तो उपसभापति का जो पैनल होता है वही जो है कि उपराष्ट्रपति के कार्यभार को देखेगा। और ये पहली बार हुआ है कि इसमें सभी सदस्य महिलाएं हैं। जो उपसभापतियों का एक पैनल गठित किया है उपराष्ट्रपति महोदय ने, राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय ने उपसभापतियों के एक पैनल का गठन किया, जो कि सभी सदस्य महिला हैं। होता क्या है कि सदन सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति अगर होती है, तो ये जो उपसभापतियों की जो पैनल है, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा सभापति के रूप में। और सभापति उपसभापति का अगर पद रिक्त है, तो ऐसे में वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, बल्कि राष्ट्रपति जो है कि सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी एक सदस्य को चुनाव नियुक्त कर देगा। और उसी दौरान ये भी कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जल्दी से करा लो, ताकि एक नए उपसभापति को चुना जा सके और सभापति को भी चुना जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट एक वर्ड आता है संसद सत्र, जिसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री सेशन। अब देखो, भारत के संविधान में कहीं विशेष सत्र शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत बस यही कहा गया है कि 2 सदनों के बीच में, मतलब कि सदन के 2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 महीने का, मतलब अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे अधिक नहीं। यानी 6 महीने के अंदर आपको सत्र बुला लेने होंगे। तो हालांकि भारतीय परंपरा के अनुसार आपको बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र देखने को मिलता है, लेकिन इन तीनों सत्रों का जिक्र संविधान में नहीं है। संविधान बस इतना लिखा है कि सदन के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता। तो हालांकि हमारे यहाँ 3 सत्र बुलाए जाते हैं। तो भारत के संविधान में विशेष सत्र जो है कि शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 85 में 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक का प्रावधान है। यह आर्टिकल 85 में कहा है। और दोनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।
क्लियर है। परंपरा ये कहती है कि संसद में 3 सत्र होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, संसद को जब अधिक सत्र बुलाने होते हैं तो इसे जो है कि विशेष सत्र कहा जाता है। अब 3 जो बेसिक चले आ रहे हैं परंपरा के आधार पे, जैसे एक होता है आपका बजट सत्र जो फरवरी में आता है, 1 फरवरी को बजट आ जाता है। फिर एक होता है मानसून सत्र जिसमें एमएसपी वगैरह का तय किया जाता है, और उसी के बाद एक होता है शीतकालीन जो है कि सत्र अक्टूबर नवंबर में आता है। ये 3 हमेशा से चले आ रहे हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई विशेष सत्र बुलाना होता है या कोई एक 3 से अधिक सत्र बुलाए जाते हैं तो उसे ही हम विशेष सत्र कहते हैं। हालांकि विशेष सत्र का कोई शब्दावली संविधान में वर्णित नहीं है। अब राष्ट्रपति के लिए उन्मुक्ति की बात करें, एक अलग नया टॉपिक है। अब यहां ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की उन्मुक्ति का मतलब राष्ट्रपति को कुछ छूट होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी काम जब सरकार करती है तो वो किसके नाम पे करती है, राष्ट्रपति के नाम पर करती है। क्योंकि कोई भी विधेयक, कोई भी कानून पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, और राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की गलतियों से एक तरीके से छूट प्राप्त होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो है कि मनमाने तरीके से राष्ट्रपति के नाम पे छूट नहीं ले सकती है। आर्टिकल 299 कहता है कि सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है कि आप जब मन करेगा तब आप वैधानिक रूप से कानूनों का उल्लंघन कर लो, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर संघ राज्य द्वारा किए गए अनुबंध से संबंधित होता है कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। हालांकि ये प्रोविजन है कि आर्टिकल 361 में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यों से उन्मुक्ति प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल जब वो अपने पद पर हैं तब अगर उनके द्वारा कोई भी कार्य या कोई ऐसा कर्तव्य किया गया जो भविष्य में हो सकता है समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी उनको अदालती छूट, जांच से छूट प्राप्त होती है, क्योंकि ये संविधान के तहत काम कर रहे होते हैं। आर्टिकल 361 में कहा गया है। लेकिन परंतु राष्ट्रपति के आचरण की अगर समीक्षा तभी की जाएगी जब संसद का कोई भी सदन आर्टिकल 61 के तहत क्या लाएगा, महाभियोग प्रस्ताव लेके आएगा, 2/3 बहुमत से सिद्ध होगा, तभी जो है कि वो उसके ऊपर दीवानी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। अब नियम 176 और 267 क्या है, तो ये राज्यसभा की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें नियम 267 क्या कहता है कि सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की जो विशेष शक्ति है, और नियम 176 कहता है कि अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देती है किसी विशेष मुद्दे पर जो 2.5 घंटे से कम, मतलब 2.5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव की बात करेंगे तो देखो, केवल लोकसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है, और सदन के अध्यक्ष की सहमति इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सदन रेगुलर काम कर रहा है और उसमें कोई सदस्य खड़ा होता है और कहता है कि साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लोक महत्व का मुद्दा है, इसे जो है कि अभी इसी पर चर्चा की जानी चाहिए, तो लोकसभा स्पीकर की जब तक सहमति नहीं मिलेगी तब तक वो स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता। साथ ही साथ 50 सदस्यों का भी समर्थन चाहिए कि क्या आप सभी लोग, 50 लोग कम से कम ऐसे हैं इस सदन में जो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, इस मुद्दे को चाहते हैं कि अभी इस पे चर्चा किया जाए। जैसे वर्तमान में भारत सरकार के सामने एक चुनौती है कि किसान आंदोलन पे चर्चा की जाए कि न की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आंदोलन है कि आरओ पेपर लीक हो रहा है, उस पर चर्चा की जाए कि न की जाए। तो इन सभी के लिए अध्यक्ष के महोदय की अनुमति लेनी होती है, और इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व भी शामिल होता है कि सरकार की नीतियों पर आलोचना की जाती है। राज्यसभा को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि मैंने ऊपर ही बता दिया कि स्थगन प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं। और इस पे चर्चा कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलती है। इट मींस कि 2.5 घंटे की चर्चा इस पे चलती है। तो अब इसी तरीके से आप देखोगे कि हमारा सेकंड टॉपिक भी कवर हो चुका है, और अब हम लोग अगली क्लास में आपको पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। लेकिन मैं इसके साथ और भी टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर करूंगा, क्योंकि अब जो बची हुई 2 क्लासें रहेंगी, केवल 2 क्लास में हम लोग 1.5 से 2 घंटे की क्लास बनाकर इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, और फिर आपकी जो इकोनॉमिक्स आने वाली है वो सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी इसकी पोस्ट कर दी थी, लेकिन जैसे मैं पहले भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करता था अंडरलाइन करके, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं फैक्ट को लिखता हूं, अंडरलाइन करता हूं, कीवर्ड्स को, तो उसके द्वारा भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं अंडरलाइन की हुई या हाईलाइट की हुई। तो ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है। तो बस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिलती रहेंगी, और जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम होगा ग्लैंस एकेडमी के नाम से, क्योंकि ये हमारा पुराना चैनल है जिसपे अभी भी हम अपने पीसीएस वगैरह से संबंधित कंटेंट को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।